बाजार बोलता है इसमें हम बात करेंगे एफआईएस के डेटा की। तो एफआईएस का डेटा एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज क्या कुछ न्यूज है और क्या कुछ ग्लोबल इंडिसेस का काम चल रहा है। तो डीआईएस ने तो कल अच्छी खरीदारी की है। एफआईएस ने थोड़ी सी मार्जिनल सेलिंग किया, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एफआईएस की सेलिंग का रुकना ही या क्वांटम कम होना ये मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर। उससे पहले ग्लोबल इंडिसेस का हाल। तो ग्लोबल इंडिसेस में देखें तो डाउ जोन्स तो कल फ्लैट टू नेगेटिव ही बंद हुआ, लेकिन अगर हम शंघाई देखें, निकाई देखें, कोस्पी देखें तो यहाँ पर तेजी बनी हुई है। अगर हम हैंसेंग देखें तो थोड़ा सा मामूली लाल निशान के साथ कामकाज कर रहा है। तो ग्लोबल इंडिसेस ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर। तो टॉप गेनर्स और लूजर्स में देखें तो शैली करीब 6% ऊपर है, साइन डीएलएम करीब 5.5%, बीएलएस इंटरनेशनल 5%, आइनॉक्स ग्रीन और जीएमएम फॉडलर ये कुछ एक शेयर्स हैं जो कि आज टॉप गेनिंग की लिस्ट में बने हुए 5% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं। तो टॉप लूजिंग साइड पर जो काउंटर है उनमें बानको इंडिया करीब 10% नीचे, केआईओसीएल काफी वॉलेटाइल शेयर है, ये 9.25% नीचे, टाटा इन्वेस्टमेंट अगेन वॉलेटाइल शेयर 3.5-4% नीचे, पीटीसीआईएल और एमओआईएल इन दोनों में भी करीब 2 से 3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब न्यूज पर चलते हैं। देखिए न्यूज इस समय जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है ऑन द फ्रंट ऑफ चिप पे। और अगर हम देखें तो कुछ एक जो कंपनी स्पेसिफिक है, चिप स्पेसिफिक है, पर जो कल इंपॉर्टेंट एक खबर आई थी वो थी ट्रक इंपोर्ट को लेकर, जिसमें कि अमेरिका ने 1 नवंबर से ट्रक इंपोर्ट पर टैरिफ लगा दिया है 25% का। और मीडियम टू हैवी ड्यूटी जो ट्रक होंगे उन पर ये टैरिफ लगाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारी जो कंपनियां हैं ट्रक की, 2 कंपनियां टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, इनका एक्सपोजर है नहीं यूएस में ट्रक एक्सपोर्ट में। लेकिन फिर भी एक तपन जी से व्यू ले लेते हैं। तपन भाई ये बताएं कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, अशोक लेलैंड अमेरिका में ट्रक एक्सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में कहीं भी एक्सपोर्ट करते हैं और उन मान लीजिए अगर यूरोप रीजन ट्रक एक्सपोर्ट करता है, यूरोप के ट्रक पर 25% टैरिफ लग गया और ये हमारी कंपनियां मान लीजिए यूरोप में एक्सपोर्ट करती हैं ट्रक्स को, तो ओवरऑल ग्लोबली तो कहीं ना कहीं सप्लाई का एक एक्यूमुलेशन आएगा। मतलब माफ कीजिएगा, जो इन्वेंट्री का एक्यूमुलेशन आएगा, तो वो इन्वेंट्री जब एक देश में बढ़ेगी या उस रीजन में बढ़ेगी तो ऐसे में इनके एक्सपोर्ट को तो हिट इनडायरेक्ट तो लगेगा। आप क्या मानते हैं सर, कैसे देखना चाहिए इन दोनों को? देखिए, किसी की तरह का टैरिफ किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। और यूएस बीइंग द बिगेस्ट कंज्यूमर, अभी जो इन्होंने हैवी ड्यूटी ट्रक्स पे ये जो लगाया हुआ है उसके वजह से मेन उन्होंने लगाया मैक्सिको और कनाडा को हिलाने के लिए। वहां से मैक्सिमम वहां जाके हो रहा है, तो वो काफी हद तक मैक्सिको कनाडा ने रिटेलिएशन भी किया था। और अभी क्या हो गया, सप्लाई चेन काफी एडजस्ट होकर नॉर्थ अमेरिका तरफ जाएगा। और ऑफ कोर्स ट्रम्प चाहते हैं कि नो इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस में, पर मुझे पता नहीं चला है, ट्रम्प सब कुछ चाहते हैं यूएस में, उनके पास इतना लेबर है क्या करने के लिए। बट एनीवेज, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ करो, और ये इससे क्या होता है कि इम्पैक्ट आता है। और जैसे आपने बहुत सही पकड़ा है कि अगर आपका टैरिफ यहाँ से कनाडा और मेक्सिको से अगर वहाँ वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो यूएस में नहीं जा पाए, तो कहीं ना कहीं तो वो जाएगा, तो दूसरे दूसरे देशों में वो डंपिंग होता है। तो एक का इम्पैक्ट दूसरे पे हुआ है। देखिए, बेस्ट एग्जांपल हम लोग चाइना के देखें। चाइना ने अपना 25% एक्सपोर्ट जो यूएस से कम हुआ है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड ओवर चाइना का इंपोर्ट जो हो रहा है, यानी दूसरे कंट्री जो चाइना में से इंपोर्ट करे, वो 10% से बढ़ा है। तो चाइना में जिस तरह के टैरिफ लगाए गए उसका इम्पैक्ट अभी वर्ल्ड ओवर में डंपिंग हो रहा है। इंडिया में भी अभी तक का सबसे बड़ा कह सकते हैं चाइना का ट्रेड हुआ है। तो ये दिख रहा है कि अगर आपकी इन्वेंट्री बढ़ेगी तो आपको कहीं ना कहीं सेल करना पड़ेगा, और उसके वजह से क्या होगा, फिर वहां की लोकल कंट्रीज के डोमेस्टिक इम्पैक्ट आता है, जो इंडिया में भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये सब चीजें रिपरकशन आते हैं जब आप इस तरह के टैरिफ लगते हो। और यहाँ भी होगा, यहाँ भी ट्रक के मामले में होगा, क्योंकि हमारा इतना बड़ा नहीं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन आई डू एग्री विथ यू कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है। एक एक ब्रेक करके वो फिर बड़ा हो जाता है। और ये चीज हम लोग देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आगे जाके देखना पड़ेगा कनाडा और मेक्सिको कैसे डील करते हैं, लेकिन ये एक जो प्रहार किया है वो बड़ा प्रहार है इन दो देशों के लिए। ठीक है।
तो सर, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, इन पर अभी किस तरह की पोजीशन रहनी चाहिए? देखिए, टाटा मोटर्स का एक सीधा हिसाब है। टाटा मोटर्स का ये जो जेएलआर का जो इशू हुआ है वो बड़ा इशू है। ये जो साइबर क्राइम का अटैक का जो हुआ था उसमें उनका इंश्योरेंस बहुत बड़ा एक्चुअली लिया ही नहीं था, और उसका आई थिंक लॉस इतना बड़ा हो सकता है कि पूरा जेएलआर का प्रॉफिटेबिलिटी एक साल की निकल सकता है। तो मैं थोड़ा कॉशियस हूँ टाटा मोटर पे, इवन दो स्टॉक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। शायद 650 के नीचे ना जाए, आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन नया मैं समझूंगा नया बाइंग के लिए आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, जहां हमें पता चलेगा कैसा इंपैक्ट आएगा। रही बात अशोक लेलैंड में, ऑफ कोर्स आई एम पॉजिटिव, इस बार के नंबर्स भी पॉजिटिव थे। तो वो स्टॉक मुझे आई थिंक नो एट बाइंग लेवल थोड़ा नीचे आता है तो आप बाई कर सकते हो। और आगे जाके इनका जीएसटी का बूस्ट भी अच्छा है। अगर आप देखो कमर्शियल व्हीकल में सबसे ज्यादा बूस्ट आया था इस बार। तो आई थिंक अशोक लेलैंड उस तरह से फायदा है। टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक नंबर्स अच्छे थे, लेकिन जेएलआर की वजह से मैं बैकफुट पे हूं। अगला फोकस करेंगे हम चिप शेयरों पर, क्योंकि चिप शेयरों में हमने देखा कि एएमडी के शेयर में 31% का उछाल कल आते हुए दिखाई दिया अमेरिकन मार्केट में। और ओपन एआई, जो कि वहां की एक बड़ी कंपनी है, और उसने ये खबरें थी कि 10% को स्टेक खरीद रही है एएमडी में। इनवीडिया, जो कि उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी है, उसके शेयर में थोड़ी सी गिरावट भी देखने के लिए मिली है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है तपन जी, की कहीं ना कहीं ग्लोबल कंसोलिडेशन भी अब चिप शेयरों में शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में स्टेक खरीद रही है। हालांकि एएमडी एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी है अमेरिका में, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेक बाइंग और सेलिंग भी अब शुरू हो गई है एक दूसरे की कंपनी में। तो ये हमारी जो चिप कंपनियां हैं, जैसे मॉसचिप है, काफी बड़ा मतलब इस काउंटर पर रिएक्शन आता है हर बार। बड़ा वॉलेटाइल शेयर है। एएसएम टेक का, जो कि एक मल्टी बैगर साबित हुआ है पिछले 3-4 साल में, 400 रुपए से शेयर 3,000 की रेंज तक पहुंच गया करीब। तो सर, ऐसे शेयरों पर कोई स्पेशल फोकस करना चाहिए अभी भी इंडिया में? देखिए, एएमडी ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कल, और अगर आप देखो तो ओपन एआई के कोलैबोरेशन में जो भी कंपनीज आती है ना, वो सब स्टॉक्स भाग रहे हैं। क्योंकि ओपन एआई खुद इतना बड़ा एक्सपेंशन प्लान कर, ओपन एआई खुद बोला कि वो 2030 तक 245 गीगावाट का पावर यूज करने वाले, यानी सोचो कितना बड़ा। 245 गीगावाट यानी हमारा पूरे देश का 241 गीगावाट का पावर कंज्यूमेशन है। यानी 2033 में पूरा इंडिया जितना कंज्यूम करे उतनी एनर्जी सिर्फ ओपन एआई करेगी, उस तरह का वो एक्सपेंशन प्लान कर रही है। और अगर इतना बड़ा एक्सपेंशन प्लान करे तो जो भी उनको सप्लाई करता है, चिप्स हो या कोई अदर टेक्नोलॉजी, वो उनको फायदा होगा। तो एएमडी अभी देखो तो एएमडी का मार्केट वैल्यूएशन कोका कोला उनसे भी बढ़ चुका है। तो आप देख लो कि एआई का एक बड़ा वेव यूएस में। एआई अगर आप देखो यूएस के शेयर्स बढ़े तो सिर्फ एआई के शेयर्स बढ़े, और कोई बढ़े नहीं है। बाकी उनकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है टैरिफ के वजह से, लेकिन एआई बढ़े। अभी आप बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया में मैं डू एग्री के ना ओवरऑल मोशिप हो या इन सब कंपनीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होगा, और आगे जाके उनको देखना पड़ेगा किस तरह से एआई पे भाग आगे जाए। जैसे नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी आप देखिए किस तरह से ऑलमोस्ट 4300 में रुका हुआ है, लेकिन वो भी कितना बढ़ रहा है। वो भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो एआई फोकस है। लेकिन प्रॉब्लम वही होता है कि वैल्यूएशन मैटर आ जाता है। जैसे नेटवर्क में भी थोड़ा वैल्यूएशन 180 के पी पे चल रहा है, तो काफ़ी महंगा है। और इस वैल्यूएशन पे मुझे थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा नीचे आने के आप वेट करते हो, लेकिन इन सब ये बहुत नीचे नहीं आएंगे, ये सब डिमांड में है। अभी देखना है कि क्या किस रेट से वो लोग भाग रहे हैं। 40-50% के ग्रोथ रेट से भाग रहे हो तो ही वो इस तरह के वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाएंगे। कंपेयर टू मॉस्टिक बात करें तो वो थोड़ा सस्ता है, तो वो एक स्टॉक थोड़ा आप देख सकते हो। बट ओवरऑल आई एम वेरी पॉजिटिव इन दिस सेगमेंट। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज है जो ट्रेड करती है। आप डेटा सेंटर भी देख सकते हो जैसे अनंतराज और वो सब, लेकिन बहुत कम कंपनीज है। ठीक है। तो मॉस चिप और बाकी चिप कंपनीज पर सर ने अपना व्यू दे दिया है, लेकिन फोकस अमेरिकन मार्केट पे अगेन। फेड चेयरमैन स्पीच देने वाले हैं थर्सडे को। तो उनका एक नजर रहेगी दुनिया भर की कि वो आगे के इंटरेस्ट रेट कट साइकिल को लेकर किस तरह का बयान देते हैं। बाकी वहां पर कुछ अन्य रीजनल फेड गवर्नर भी हैं, जो कि इस वीक में कुछ ना कुछ फेड के बारे में क्लू देने वाले हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी।
वैसे तो अब हमारा अमेरिका से कोई खास लेना देना बचा नहीं है तपन भाई। और क्योंकि हमने उन्होंने ही ताल्लुकात तोड़ दिए हैं हमारे साथ। लेकिन एफआईज भी जा रहे हैं और फेड वहां पर इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है। एक समय होता था जबकि हम की फेड के इंटरेस्ट रेट का इंतजार करते थे और अपनी इकोनॉमी से कोरिलेट करते थे। अभी कोई कोरिलेशन बचा है कि उनकी स्पीच हमारे लिए वेस्ट है? ये देखिए, अभी कोरिलेशन इसलिए नहीं बचा है क्योंकि मैं एक सच बोलूं तो एफआई क्यों जा रहा है, एफआई इसलिए जा रहा है क्योंकि आप देखो डाउ जोन्स अभी भी ऑल टाइम हाई टच कर रहा है आज भी। अभी जबकि यूएस में शटडाउन चल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आने वाला है, तो भी डाउ जोन्स अपना ऑल टाइम हाई टच कर है। दैट शोज कि कितनी लिक्विडिटी है वहां और पैसा कितना घूम रहा है वहां। अब जब आपकी ही इकोनॉमी अगर आपको 30-40% रिटर्न दे तो वो इंडिया के सामने क्यों देखेंगे जो पूरे साल का रिटर्न कुछ नहीं है अपना। बाकी सभी इकोनॉमी आप देखो, चाइना देखो, जापान देखो, बाकी सब कंट्रीज के जो मार्केट होते हैं उसने 20 से 25% मिनिमम रिटर्न दिया है। और एफआई का क्वेश्चन ये है कि मैं आपके पास क्यों हूं जब आप रिटर्न ही नहीं दोगे। अब हम कब रिटर्न दे सकते हैं? जब हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। और रिजल्ट अभी क्वार्टरली रिजल्ट चालू हुए और होपफुली ये क्वार्टर ठीक ठाक रहे और नेक्स्ट क्वार्टर बम्पर रहे, दिवाली का जो क्वार्टर होगा वो बम्पर है। तो फिर हम लोग एफआई की बाइंग देखेंगे। तब तक मुझे नहीं लगता है कि एफआई इतनी जल्दी आएंगे क्योंकि स्टिल वी आर मच मोर कंपेरेटिवली। अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हम चाइना से भी काफ़ी महंगे हैं, जापान से भी काफ़ी महंगे हैं। तो बाकी सब जो एशियन कंट्रीज जहां ग्रोथ दिख रही वहां से महंगे हैं। जीएसटी का कट है, बाकी सब जो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए, लेकिन उस स्टेप्स का अगर कहते हैं रिजल्ट आने में हमें 1-2 क्वार्टर और लगेंगे। तब तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि एफ आई आई इज गोइंग टू कम बैक। और जैसे आपने बोला यूएस के साथ हमारा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं रहेगा। यूएस तो अगर कोरिलेशन होता तो यूएस तो ऑल टाइम हाई टच करे, हम कहाँ टच करे। सो ऑफकोर्स कोरिलेशन नहीं है और एफ आई के आने में भी टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो कोरिलेशन अब बचा नहीं है, एफआईज के आने में टाइम लगेगा। और वो भले ही ऑल टाइम हाई टच कर रहे हो, वो एंजॉय कर रहे हो अपने मार्केट को, लेकिन हम फिलहाल अपने मार्केट को उतना एंजॉय नहीं कर रहे। ठीक है, इंडेक्स लेवल पे चल रहा है मामला अभी भी। पिछले 2 दिन में टीसीएस इन्फोसिस ने घुमा दिया मार्केट को, कुछ एक थोड़ा सा बैंक्स ने घुमा दिया। लेकिन ओवरऑल जब तक मार्केट में लोगों का पैसा नहीं बनेगा, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं रैली आएगा। और वो सुनते सुनते काफी समय हो गया, लंबा समय हो गया इस बार। तो वो जब तक लोगों को मजा नहीं आएगा स्टॉक मार्केट में। एमटीएफ पोजीशन भी तपन भाई काफी बढ़ गई है, 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। जो कि साल 2020 में मुश्किल से 3 या 4 हजार करोड़ रुपए के आसपास थी। इस पर आपका व्यू, ये कुछ खतरनाक सिग्नल तो नहीं दे रही है कि 1 लाख करोड़ के पार हमारी जो लोग बोरो करके जिसपे इंटरेस्ट दे रहे हैं एक तरह से उस अमाउंट पर और शेयर खरीद रहे हैं, मतलब 1 लाख करोड़ से ज्यादा के वैल्यू का लोग शेयर खरीद के बैठे और उसका ब्याज दे रहे हैं। ये खतरनाक सिग्नल तो नहीं है तपन भाई? देखो, मैं इस सिग्नल को खतरनाक ही मानता हूँ कि आप मानोगे नहीं, कल मेरी कम्युनिटी का सेशन था कल रात को, हमारे सब मेंबर्स। उसमें से कितने लोग ने मुझे पूछा कि सर मैं एमटीएफ में उठा लूँ क्या। मुझे शेर खान इतने रेट पे दे रहा है इंटरेस्ट में, कोटक इतने रेट पे मुझे दे रहा है, और मेरे मेल्स भी आ रहे हैं मुझे मेरे मेंबर्स के। और मैं सबको ना बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ब्रोकर रहा हूँ। और मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्केट नहीं चलेगा, आप वो जो 15-16% इंटरेस्ट रेट तो पे करोगे, कहीं 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 तो 20-24% होता है ऊपर से। उतने तब तक आपका प्रॉफिट नहीं, उसके ऊपर ही बाद में आपका प्रॉफिट गिना जाएगा। और वो जो टेंशन स्ट्रेस होता है वो अलग ही होता है। इंडिया अभी तक मार्केट अपना 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं किया है, तो कोई गारंटी नहीं कि सडनली 2 महीने में परफॉर्म कर जाए। और प्रॉब्लम यही होता है कि एमटीएफ में एक लेवल के बाद पेशेंस छूट जाता है क्लाइंट्स का। रिटेल इन्वेस्टर एट द एंड उसको भी कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत है, तो वो फिर बेचता है। अब जब बेचता है तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर आती है। ऑफ कोर्स 1 लाख करोड़ से इतना प्रेशर नहीं दिखेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फॉर रिटेल इन्वेस्टर इट्स अ बिग अमाउंट। और ये मैंने भी कभी नहीं देखा इतना बड़ा एमटीएफ, यानी सब के लिए आस लगा के बैठे हुए कि मार्केट ऊपर जाएगा कभी ना कभी अब कमा लेंगे। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है और मैं तो हर एक इन्वेस्टर को ना ही बोलूंगा कि एमटीएफ में उठाने का, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें ब्रोकर कमाता है, आप कभी कमाते नहीं हो। और थोड़ा प्रॉब्लम वही है। दूसरा एक मैं एक चेंज भी देख रहा हूँ विवेक जी के, अभी लोगों का गोल्ड में भी इंटरेस्ट धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि गोल्ड एज ऐसे क्लास परफॉर्म करे, तो थोड़ा पैसा लोग इक्विटी से निकाल के वो जो गोल्ड ईटीएफ है और सिल्वर ईटीएफ में भी अभी बाय कर रहे हैं। तो काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन हाँ एनबीएफ एमटीएफ का इशू है, थोड़ा अलार्मिंग तो है। हम्म। आपने कहा ब्रोकर्स कमा रहे हैं इसमें, कौन से ब्रोकर कमा रहे हैं सर? कौन से ब्रोकर्स पर फोकस करें?
नहीं देखो ब्रोकर्स, देखो इंटरेस्ट रेट जो इनको मिलता है जैसे कोटक चार्ज करेगा या आपका एंजल होगा, वो सब ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 20 से 24% का इंटरेस्ट होता है। अगर आप नेगोशिएट करोगे तो वो 15-16% के आसपास आके रुक जाएगा। ब्रोकर को अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है जैसे एमटीएफ में, क्योंकि वो लंबा 4 महीने 6 महीने रखोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट रेट से। लेकिन प्रॉब्लम वही होता है कि ये ब्रोकर कमाते हैं, एंजल वन कमाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामने ये जो वॉल्यूम इतने जल्दी गिर गए हैं ना ऑप्शंस के फ्यूचर के, अभी वो वीकली ट्रेडिंग की बात है तो वहां वो लोग सेट ऑफ कर रहे हैं थोड़ा। तो ये सेगमेंट होते हैं अलग अलग। तो अगर आप सोचो कि इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, नहीं मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कि कंपेयर टू वॉल्यूम इनका ये छोटा सेगमेंट होता है तो उस तरह से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां वो वॉल्यूम, और अभी तो आपने देखा कि डीमेट अकाउंट थोड़े कम हो रहे हैं तो वहां वो वॉल्यूम जाने दे रहे। इवन आई थिंक एंजल वन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो क्वार्टरली अपडेट था, सॉरी ये जो, हाँ जो अपडेट था वो अच्छा नहीं था। तो वॉल्यूम जो गिर रहा है ना उसके सामने ये सेट ऑफ हो रहा है। एक शेयर पर सर कल एक ब्लॉक डील हुई थी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये था कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, इन सभी ने शेयर खरीदे हैं। यानी कि इतने सारे अच्छे बड़े नाम इस शेयर में घुसे हैं। 998 करोड़ रुपए के उन्होंने शेयर खरीदे, और बेचे किसने? वो फ्लिपकार्ट ने शेयर बेचे। तो एक बड़ा निवेशक गया, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, और दूसरा इन्वेस्टर आए। लेकिन ये जो दूसरे इन्वेस्टर हैं, इनके आने से एक चीज जरूर हो जाती है कि स्टॉक में हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सारे जो नाम हैं ये ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूशन नहीं है कि फ्लिपकार्ट की तरह। अब फ्लिपकार्ट ने 998 करोड़ रुपए में स्टेक बेच दिया, 136 रुपए 45 पैसे पर बेचा। कल ये शेयर 146 पर बंद हुआ। करीब 7.25 करोड़ शेयरों की डील हुई है। अब इस लाइफस्टाइल बिजनेस में बड़े बड़े ब्रांड जो कि आप सुनते भी होंगे, वैन ह्यूसेन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, ये सारे ब्रांड इस कंपनी के अंदर आते हैं, जो बिरला लाइफस्टाइल वाली कंपनी है। सर, इतने बड़े ब्रांड की कंपनी, पहले तो बिरला ग्रुप की कंपनी, और फिर उसमें इतने सारे ब्रांड, और उसमें इतने सारे म्यूचुअल फंड, अब इस शेयर पर क्या होगा? नहीं इस शेयर पे मैं पॉजिटिव हूँ। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि ये दिवाली सीजन आ रहा है, ये क्वार्टर आई थिंक ये जो एडिशनल जो भी सेविंग्स हो रही है एंड कस्टमर की, ऑफ कोर्स इनकम टैक्स में भी हमें नो बेनिफिट दिया है इस बार, और जीएसटी कट, तो आई थिंक इन सब का बेनिफिट इन सब स्टॉक्स में आएगा। और ये सब डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स है। और अगर आप देखो आदित्य बिरला का नाम भी बड़ा है और उनके जो भी लोकेशन है वो भी अच्छे है। ये स्टॉक अभी तक इतना खास चला नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है एक दो क्वार्टर अच्छे रहेंगे इसके। और खास करके वो देखा आप रिटेल मिक्स और ओमनी चैनल पे काफी फोकस है। हाँ उनका ई कॉमर्स सेल्स ऑलमोस्ट 20% से गिरा था, लेकिन जो आगे जाके आई थिंक रेवेन्यू कंपेरेटिवली स्टेबल होगा। और मेरे हिसाब से नो आगे जाके वो लोग काफी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम करने वाले हैं। जो इंटरेस्ट कॉस्ट का उनका एक बेयरिंग था पीएनएल पे, उस पे भी वो मैनेजमेंट बोले तो उस पे वो काम कर रहे हैं। तो आगे जाके अगर वो प्रीमियम ब्रांड्स, जैसे आपने नाम भी बोले उनके पास प्रीमियम ब्रांड्स हैं, और ये जो फेस्टिवल सीजन है, आई थिंक ये स्टॉक मेरे हिसाब से अगर किसी को बाय करना है तो कर सकते हैं, एक डिसेंट रिटर्न यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि दो क्वार्टर मुझे लग रहा है कि अच्छे रहेंगे इन सब कंपनीज के लिए। हम्म। कोई और नाम जो कि मतलब आपके जहन में आते कि इससे जुड़ा हुआ, इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ, कि चलिए ठीक है, अ, आदित्य बिरला के साथ साथ हम इस पर भी बेट लगा सकते हैं, कोई है ऐसा नाम? अब मैं ट्रेंड की बात करूंगा। ट्रेंड मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है। और आप एक एसआईपी मैंने में ट्रेंड पे पोजीशन बनाना चालू कर दो। ऑफ कोर्स जो लास्ट स्टूडियो का भी जो आया था अपडेट, उन्होंने भी ऐड किए, और अब ऑफ कोर्स थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में कमी थी, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ट्रेंड भी एक दूसरा स्टॉक है जो आप थोड़ा नीचे आ रहा है, आप धीरे धीरे बाय करें, एक साथ नहीं, पर एक एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे ट्रेंड अभी आ पहुंचा है। ठीक है। तो ट्रेंट एक दूसरा शेयर है जहां पर कि आप बेट लगा सकते हैं। सर, इस समय हम देखें तो एक शेयर पर और खबर आई, वो है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन को एक फंडिंग मिली है जिसमें कि करीब चार विदेशी बैंकों ने 25 करोड़ रुपए इस कंपनी में डाल रहे हैं वो, लेकिन एज एन
कर्ज दे रहे हैं, वो एज एन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कंपनी में। 8.2% का कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े बैंक इसको फंड कर रहे हैं और विदेशी बैंक इसमें इंटरेस्टेड है। ये एक अच्छी चीज है। दूसरा कि जुलाई में अदानी फैमिली ने भी करीब 110 करोड़ डॉलर का इन्फ्यूजन किया था कंपनी में, और जनवरी 2024 में प्रमोटर ने करीब 6.3 करोड़ वारंट कंपनी ने जारी किए थे प्रमोटर्स को, उनको कन्वर्ट करना था। तो कन्वर्जन किस रेट पर होना था? 1480 रुपये 75 पैसे पर। अब वारंट जारी करते समय कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग थी 56.37%, और जुलाई तक प्रमोटर होल्डिंग अब चूंकि वारंट कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर में, तो वो 62% के पार हो चुकी है। तपन सर, ये बताएं, प्रमोटर एक तरफ से 1480 रुपये 75 पैसे के भाव पर शेयर खुद को जारी कर रहे हैं, कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, विदेशों से फंडिंग मिल रही है, इंडिया के सारे मैटर सेबी से क्लीन चिट मिल चुकी है, जो विदेशी जो रिसर्च हाउस था जिसने की क्वेश्चन उठाए थे, वो उसका अस्तित्व मिट गया। उसके बाद भी ये शेयर उतनी स्पीड क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं जितनी की खबरें आई हैं? खबरें और शेयर की स्पीड वो मैच नहीं हो रही है सर। यार, इसका वन ऑफ द रीजन है, बिगेस्ट रीजन, कि यूएस का आई थिंक केस अभी भी चल रहा है, जो वो ब्राइबरी का केस चल रहा था। और आई डोंट रिमेम्बर द नेम, अदानी के जो फैमिली मेंबर थे उनके पे, तो वो अभी भी चल रहा है। आई थिंक उसके वजह से अभी भी हैंग ओवर है। बाकी सब हिंडरबर्ग केस और वो सब खत्म हो गए, लेकिन यूएस का केस अभी भी चल रहा है। वो एक हैंग ओवर। लेकिन देखो, तो अदानी ग्रीन की मैं बात करूँ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू और फंडामेंटल पॉइंट, ये स्टॉक ने परफॉर्म फंडामेंटली अच्छा रिटर्न रिटर्न नहीं बोल सकते, लेकिन रिजल्ट दिया है। अगर आप देखो तो पिछले 3 साल से अगर आप देखो तो 30% का रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 56% है, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो ये शेयर मार कहाँ खा रहा है? मार खा रहा है वैल्यूएशन पे। जब ये पीक पे था उसका पी 1000 के ऊपर चला गया था पी। वो पी अभी घट घट के अभी ऑलमोस्ट 93 के आसपास है। लेकिन अगर आप देखो कोई भी रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक्स होंगे, उनके पी ऑलमोस्ट नॉर्थ ऑफ 60-70 रहेंगे। वो सस्ते नॉर्मली मिलते नहीं है। ये स्टॉक अगर यहाँ से 10-15% भी नीचे आता है, इट विल बी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप बेट लगा सकते हो। जैसे आपने बोला फंडिंग मिल रही है, जैसे आपने बोला प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है, अगर वो यूएस का केस सॉल्व हो जाए, जो हो ही जाएगा ऐसा लग रहा है, नहीं तो अगर प्रॉब्लम होती तो अभी तक आ गया होता। तो वो तो आई थिंक ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। रीजन क्योंकि ये इनके जो प्रोजेक्ट्स है बहुत 30 गीगावाट के, तो खाड़वा में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आगे जाके वो जिस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और जिस तरह से एआई आ रहा है, डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो इनको डायरेक्टली फायदा हो सकता है। लेकिन थोड़ा वेट कर लो। ये अगर स्टॉक मुझे 70 के आसपास के पी मिले तो आई विल बी फर्स्ट बाय। ठीक है सर, अदानी समूह में कोई आपको और दूसरा कोई शेयर पसंद आता है कि लगता है कि ये जैसे बहुत सारे शेयर थे जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले के उनके जो हाईस थे वहां से बहुत अभी भी नीचे है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लू दे देता हूँ कि लाइक एटीजीएल हो गया, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन हो गया, कुछ शेयर जो कि अच्छा चले भी, फॉर एग्जांपल एसीसी हो गया, अंबुजा हो गया, और अदानी पोर्ट हो गया, उन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के फॉल के बाद, और वो अपने नए नए हाईज भी बनाते रहे। अदानी एंटरप्राइजेस भी आज भी उन लेवल्स पर नहीं आया कि 4000 वाले लेवल्स जो हम देखते थे अदानी एंटरप्राइजेस के। कोई है आपकी नजर में शेयर जो अच्छा हो? देखिए, नज़र में तो दो शेयर है जो मैंने पहले भी बोला था। वो है एक अदानी पोर्ट, ऑफ कोर्स नंबर वन है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है, नंबर वन है पोर्ट में। और आगे अभी भी हमारा 80-90% इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोर्ट से ही होता है, और वो ही आगे रहेंगे। तो आई थिंक अदानी पोर्ट इज वन स्टॉक। अदानी पावर जो बढ़ गया था अभी थोड़ा नीचे है, वो भी एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत कंफर्ट दे रहा है। अगर आप टोरेंट पावर से कंपेयर, सॉरी, टाटा पावर, उन सब से कंपेयर करोगे तो ये वैल्यूएशन वाइज अच्छा है। उनका एक्सपांशन है और आई थिंक अभी भी सस्ते में मिल रहा है, तो वो भी एक स्टॉक नज़र में रख सकते हो। तीसरा अगर लेना है तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है। क्योंकि यार वो ट्रांसमिशन करता है, तो अदानी ग्रीन, अदानी पावर जो भी आपके एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसको ट्रांसमिशन का काम अदानी एनर्जी सॉल्यूशन करता है। आगे जाके रिन्यूएबल हो या थर्मल हो, एट द एंड ट्रांसमिशन तो करना पड़ेगा, तो इसको आप पावर ग्रिड से कंपेयर कर सकते हो। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो नज़र में रखे, आगे जाके जिस तरह की पावर डिमांड है, ये तीनों स्टॉक आपको एक डिसेंट रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर अपना नंबर 1, 2, 3 बोलेंगे तो अदानी पोर्ट, अदानी पावर एंड अदानी
एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है। तपन भाई, अब ये बताएं, चूंकि नतीजों का सीजन है, कोई ऐसा शेयर बता जाएं जिसमें कि कमाई हो जाएगी, लोगों की बहुत हो गया सर, सूखा पड़ा हुआ है कमाई में। नहीं देखिए, कमाई होगी तो मुझे काफी बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं। अगर आप बैंकिंग देखें, लाइक से करूर वैश्य बैंक है, फेडरल बैंक है, या एक्सिस बैंक देख लो ना, अच्छे लेवल पे अभी आपको मिल रहे हैं। और क्योंकि वो इतने भागे नहीं है, और बैंकिंग में जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ। तो आई थिंक वहां आप बैट कर सकते हो, एक दो क्वार्टर में धीरे धीरे आई थिंक इन सब में नो आप अपटिक देख पाओगे। और डिसेंट अपडेट्स आ रहे हैं जिस तरह से आ रहे हैं, तो यहाँ बैंकिंग स्टॉक्स में लग रहा है। एनबीएफसी एक ऐसा अदर सेक्टर है जहाँ, लेकिन वहाँ ऑलरेडी तेजी आ चुकी है, इसलिए मैं उसमें बोल नहीं रहा हूँ। और एक सेगमेंट अगर आपको ध्यान में रखना है तो आई थिंक डिफेंस आप रख सकते हो। नो, जिस जो लग रहा है नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट देंगे, तो मेजागन डॉक एक और एक होगा जो आप नजर में रखें अगर आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तपन भाई, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक। थैंक्स फॉर कॉलिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जैन साहब, जैन साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल? नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। जैन साहब, आज कुछ मुस्कुराहट अलग है आपके चेहरे पर, कुछ खास कारण उसका? बैक टू पवेलियन सर, वापस अपनी फुल सेटअप पे। सुबह से 5-7-8 डिलीवरी कॉल दे डाले, पुराना पेंडिंग वर्क निपटा दिया, सब काम खत्म कर लिया, और वापस अपनी जगह पे बैठ के काम करने का जोश ही अलग होता है।